हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश कुमार मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री विषय की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के विषय में पढ़ने चल रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका अर्थ होता है रासायनिक बलगतिकी। क्या अर्थ होता है? रासायनिक बलगतिकी। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, हमको किस प्रकार की अभिक्रियाओं के विषय में यहाँ पढ़ना है, या किसी केमिकल अभिक्रिया के विषय में जानने के लिए हम क्यों रासायनिक बलगतिकी का प्रयोग करने चल रहे हैं और क्या चीज़ें इनमें हमें पढ़नी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होते हैं या रासायनिक समीकरण होते हैं, केमिकल इक्वेशन होते हैं, इन इक्वेशंस से हमको ये तो पता चल जाता है कि हम केमिकल चेंजेस में क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है और किस सिचुएशन में वो रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर बात करें कि क्या हमको ये पता चल पाती है कि केमिकल रिएक्शंस जो हुई है वो किस रेट से हुई है, मतलब किस वेग से हुई है, किस दर से हुई है, या फिर हमको या क्या पता चल पाता है कि रिएक्शन किस प्रकार से हुई है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि कैसे थी, कैसे रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बदला, क्या हम इसको देख और समझ पाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक, तो सबसे बड़ी खामी ये आती है कि केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर क्या है और साथ ही साथ उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। तो इन्हीं चीज़ों के दो विषयों के विषय में अध्ययन करने के लिए हम रासायनिक बलगतिकी का प्रयोग करते हैं। अर्थात बात ये हुई कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर के विषय में और उसकी क्रिया विधि के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की रासायनिक समीकरणों का हम यहाँ पर अध्ययन करने चल रहे हैं, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का हम अध्ययन इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेनली तीन तरीके की होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन होती है जो केमिकल रिएक्शन जो है आपके, ये मेनली तीन तरीके की होती है। एक होता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत तेजी से होती हैं, जैसे कि किसी भी पदार्थ का आयनाइजेशन होना, आयनों में टूटना, या किसी ऐसे सॉल्यूशन का बनना जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो या अवक्षेप जिसमें आते हो। ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि जैसे ही इनको रिएक्टेंट को आपस में मिलाया जाता है तुरंत ही इनका रिजल्ट आ जाता है और हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक वहीं इसका एक उल्टा भी है कि वेरी स्लो भी रिएक्शंस होती हैं या एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं कि जिनको कंप्लीट होने में लगभग वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? वेरी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही धीरे चलने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए हम इन्हें अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अतिमंद अभिक्रिया। यहाँ वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? अति तीव्र अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। तो इस केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, रासायनिक बलगतिकी की बात करें, तो इस रासायनिक बलगतिकी में ना तो हम पढ़ने चल रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस के विषय में और ना ही एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस के विषय में, मतलब ना हम तीव्र अभिक्रिया के विषय में पढ़ने चल रहे हैं, ना हम अतिमंद अभिक्रिया के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। हम पढ़ने चल रहे हैं इन दोनों के बीच में होने वाली एक रिएक्शंस जिसे हम कह सकते हैं स्लो रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस? स्लो रिएक्शंस, जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं कि मंद अभिक्रिया। मतलब रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक समीकरण के दर व उस रासायनिक समीकरण की क्रिया विधि को पढ़ते हैं, और जिस रासायनिक समीकरण की दर और क्रिया विधि के विषय में पढ़ते हैं वो रासायनिक समीकरण जो होता है वो मंद अभिक्रियाओं के होते हैं। ठीक, अब इतनी बात हो गई कि मंद अभिक्रिया के विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होता है रासायनिक दर या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभिक्रिया दर
वो हम ज्ञात करने चल रहे हैं, जिसके विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं। आखिर ये अभिक्रिया दर होती क्या है? अभिक्रिया दर को अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस, या इसी को हिंदी में अभिक्रिया दर कहते हैं। अब अभिक्रिया दर होती क्या है, इसकी परिभाषा पहले ध्यान से सुनिए कि अभिक्रिया दर कहते हैं किसको। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक। अभिक्रिया होना स्टार्ट हुई, थोड़े समय परिवर्तन के बाद क्या हुआ कि अभिक्रिया का कुछ हिस्सा, थोड़े समय परिवर्तन के बाद अभिक्रिया का कुछ हिस्सा अभिकारक से उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जितना हिस्सा समय के सापेक्ष, जितना हिस्सा हमारा अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हुआ है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जो A से B में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट आपके पास A है और B में ये कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक। शुरू में क्या हुआ कि एट t बराबर 0 जब हमने रिएक्शन की इनिशिएशन किया तो उस समय इसका कुछ अमाउंट रहा हो, मान लो स्मॉल k था, तो प्रोडक्ट उस समय तो चूंकि बना नहीं था, अभिक्रिया स्टार्ट ही हुई थी, तो उस समय प्रोडक्ट की मात्रा जो थी वो 0 थी। अब हुआ क्या कि थोड़ा समय बीता, t बराबर 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, ऐसे ऐसे समय बीतता गया। मान लीजिए एक निश्चित समय हो गया dt समय पर जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको पता ये चला कि जो आपका ये प्रोडक्ट है ये dx अमाउंट में बन चुका है, ठीक। या ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो ये रिएक्टेंट था वो dx अमाउंट में घट चुका है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी अभिक्रिया की दर होती है, उस अभिक्रिया की दर को हम लिखते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर जो है, इसी को हम dx बाई dt के रूप में निरूपित कर देते हैं। अर्थात एकांक समय में अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक। इसका जो मात्रक होता है उसे हम मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ये जो समय है सेकंड के अलावा मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, या किसी रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया दर क्या होती है। तो किसी रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया दर क्या होती है? एकांक समय में अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभिक्रिया दर की, तो किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए जो अभिक्रिया की दर है वो समय के साथ साथ क्या होता है? धीरे धीरे घटती चली जाती है। जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी समय जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी क्या होगी? अभिक्रिया की दर घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो भी धीरे धीरे समय के साथ डिक्रीज होने लगती है। अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचना चाहें, मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर और समय के बीच ग्राफ खींचना चाहें, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ ना कुछ ऐसे होता है। इस ग्राफ का मतलब ये हो गया कि जब रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं, तो शुरू में हमारे पास जब हम रिएक्शंस की स्टार्टिंग करते हैं तो अभिक्रिया दर हमारी यहाँ होती है और समय हमारा स्टार्ट हुआ होता है यहाँ से। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि अभिक्रिया दर हमारी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है, हम समय की ओर और आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो ग्राफ ऊपर होता है वो कभी फिर नीचे आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ मिलता है, फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम समय का लिए आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है किसी रासायनिक समीकरण के लिए या किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसा है रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी ग्राफ खींचना चाहें, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ इसका रिएक्टेंट या रिएक्टेंट के ही विषय में, तो हमको जो ग्राफ मिलता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ ड्रॉपिंग ग्राफ्स मिलता है। इस ग्राफ्स के अनुसार क्या है कि शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है
और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलने लगता है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्राफ इसका धीरे धीरे डिक्रीज करता है, घटता चला जाता है। ठीक, तो बात हो गई कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन से किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए घटते हैं और कैसे कंसंट्रेशन का इन पर इफेक्ट पड़ता है। अब बात हम करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस बात को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जिसे हम टक्कर सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? टक्कर सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कोलिजन थ्योरी कहते हैं। कौन सी थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। अब आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि इसका नाम जो है वो है टक्कर सिद्धांत, अर्थात कहीं लड़ाई झगड़े वाली ही बात हो रही है। ठीक, तो वही टक्कर यहाँ भी है। मान लीजिए कोई आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपको ए को बी के साथ रिएक्ट कराना है। ए को बी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये दोनों अभिकर्मक हैं, और इसके बाद आपका क्या होना है, उत्पाद निकलना है, उत्पाद बनना है। तो उत्पाद बनने से पहले होगा क्या कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होने के लिए इन दोनों के अणुओं, ए के अणुओं को और बी के अणुओं को आपस में टकराना होगा। आपस में क्या करना होगा? टकराना होगा, क्योंकि जब तक ये टकराएंगे नहीं इन दोनों के अणु, तब तक इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को टकराना है तो क्या होगा कि इनके सभी अणु क्या काम करेंगे, दूसरे वाले से टकराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर अणुओं के टकराने की वजह से केमिकल रिएक्शंस आपकी आगे नहीं बढ़ने वाली है। केवल रिएक्शंस उन्हीं अणुओं के टकराने की वजह से आगे बढ़ेगी जिनका टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाएगा। मतलब अगर ए के अणु बी के अणुओं के साथ प्रभावी टक्कर करते हैं तो इन्हीं अणुओं के द्वारा ही रिएक्शंस क्या हो, आगे फॉरवर्ड होगी। बाकी जितने भी अणु टकरा रहे हैं, अगर उनका टकराना प्रभावी टक्कर नहीं हो रहा है तो उनके टकराने का कोई अर्थ नहीं है, उनके टकराने से रिएक्शंस आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब बात आती है कि क्या क्वालिटी है कि इन अणुओं के टकराने को प्रभावी टक्कर कहा जाता है और बाकी अणुओं के टकराने को प्रभावी टक्कर नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ बात आती है कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं के पास जो एक औसत ऊर्जा है, जो कि सभी के पास होगी, इनके पास भी वही ऊर्जा है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन जो अणु प्रभावी टक्कर दे रहे हैं उन अणुओं के पास इन अणुओं की औसत ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा होती है, और उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? संक्रियण ऊर्जा, या इसी को हम अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी एक अभिकर्मक के अणु किसी दूसरे अभिकर्मक के साथ प्रभावी टक्कर करते हैं तो अभिक्रिया आगे बढ़ती है, मतलब उत्पाद उत्पन्न होता है। लेकिन उनके प्रभावी टक्कर के होने के लिए उन अणुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा। अगर ये ऊर्जा उनके पास है तो वो प्रभावी टक्कर करेंगे, और जितने ही ज़्यादा मात्रा में ये अणु होंगे जिनके पास संक्रियण ऊर्जा है, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अभिक्रियाओं के होने के लिए अणुओं के पास संकीर्ण ऊर्जा होना चाहिए। संकीर्ण ऊर्जा के होने से वो प्रभावी टक्कर देते हैं, और प्रभावी टक्कर होने से अभिक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से टक्कर सिद्धांत में 3 बातों का उल्लेख किया। पहली बात का ये उल्लेख किया कि अगर किन्हीं 2 रिएक्टेंट के बीच में अभिक्रिया होनी है तो सबसे पहले इनके रिएक्टेंट्स जो होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक, दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि वैसे टकराते तो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स के टकराने से केमिकल रिएक्शंस नहीं होने वाली हैं। केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स के टकराने से केमिकल रिएक्शन होनी है जिनके टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाएंगे। ठीक, तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि हर एक टक्कर को हम प्रभावी टक्कर नहीं कहते हैं। प्रभावी टक्कर हम केवल उन्हीं टक्करों को कहते हैं जिन टक्करों को होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक निश्चित ऊर्जा होना चाहिए, और उस ऊर्जा का नाम इन्होंने क्या दिया?
संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो टक्कर सिद्धांत की कही हुई ये 3 बातें परीक्षा में पूछी भी जाती हैं कि टक्कर सिद्धांत क्या है, इनकी बातों का उल्लेख करिए। तो इस प्रकार से टक्कर सिद्धांत ने जो भी बातें आपको ये बताई थी वो सारी बातें यहाँ पर डिक्टेट हो गई, उनके विषय में आपने पढ़ लिया। अब चलिए बात करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक, कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। उसके मैकेनिज्म को कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब वह कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक आता है वो आता है कि सांद्रता। क्या आता है? सांद्रता। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है ए जो कि बी में कन्वर्ट हो रही है। मान लीजिए अगर आपने ए की अचानक कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ए की सांद्रता आपने बढ़ा दिया, तो ए की सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा कि अब यहाँ पर ए की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो पहले कम मात्रा थी तो कम प्रोडक्ट बन रहा था, अब ए की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, जैसे आपके पास पहले 5 रुपया हो और आपको बाजार जाना हो तो आप 1-1 रुपया सोच समझ के खर्च करोगे कि जेब में तो 5 ही है, लेकिन अचानक आपके जेब में 5000 हो जाए तो फिर आप खुले दिल से बाजार जाओ। ठीक, तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपने क्या काम किया, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की आपकी इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मात्रा में बनेगा। दूसरी अगर बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले जो दूसरे कारक हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर है, आपका ताप है। अगर किसी अभिक्रिया के लिए आपने उसके ताप में वृद्धि कर दी है तो ताप वृद्धि के साथ क्या होता है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे बताऊं मैं आपको, मान लीजिए आप चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हैं, चीनी को पानी के अंदर आप लगातार घोल रहे हैं, आप घोल रहे हैं, चम्मच से चलाएंगे आप तो ठीक ही है, कुछ देर तक चीनी घुलेगी। मान लीजिए आप वहीं इसे गर्म कर देते हैं, गर्म करने पर क्या होगा कि चीनी और तेजी से घुलना स्टार्ट कर जाएगी या और तेजी से घुलेगी। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अगर आप चीनी को पानी में घोलने को एक केमिकल रिएक्शंस माने तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन की जो रेट थी वो स्वतः आगे बढ़ गई या और भी तेजी से होना स्टार्ट। अगला जो प्रभाव है वो है आपका उत्प्रेरक, कि उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या डिपेंड करते हैं या क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए जिसका कन्वर्जन बी में हो रहा है और इस कन्वर्जन के दौरान आपने इसमें सी नाम का एक कैटालिस्ट डाल दिया। अब ये कैटालिस्ट करता क्या है कि जो संक्रियण ऊर्जा होती है, रिएक्टेंट की जो संक्रियण ऊर्जा है उस संक्रियण ऊर्जा के मान को ये कम कर देगा। कम करने की वजह से क्या होगा कि प्रभावी टक्कर रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होने लगेगी और जब प्रभावी टक्कर ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उनकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर थे उनमें से था सांद्रता। आपका सांद्रता के बढ़ने से क्या होगा कि अगर आप रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप कैटालिस्ट का ऐड करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाने की वजह से प्रभावी टक्कर ज़्यादा होंगे और प्रभावी टक्कर ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा तेजी से जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के विषय में। चलिए उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट और हिंदी में इसे कहते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? वेग स्थिरांक।
मान लीजिए कोई आपके पास केमिकल रिएक्शंस है ए, जो धीरे धीरे क्या होगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक, किसमें परिवर्तित होगा, उत्पाद में। आपने देखा कि जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने वाली थी, मतलब आपने अभी समय क्या देखा कि समय अभी आपका 0 ही है, मतलब समय अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ। तो उस समय जो ये रिएक्टेंट थी इसकी कंसंट्रेशन थी ए, और यहाँ उत्पाद कुछ बना ही नहीं था, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन था 0। अब आपका समय स्टार्ट हो गया, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, ऐसे ही मान लीजिए कि आपका dt समय बीत गया। तो dt समय के बाद आपने ये देखा कि उत्पाद की जो कंसंट्रेशन है वो x है। तो कहीं ना कहीं इस पल जो सांद्रता बची है वो सांद्रता कितनी बची है, a माइनस एक्स बची है। क्यों, क्योंकि उत्पाद तो x बन गया। अब आपका इसी a कंसंट्रेशन, जो कैपिटल A की कंसंट्रेशन थी वो स्मॉल a थी, और इसी स्मॉल a में से x अमाउंट बाहर निकल गया। तो अब जो अमाउंट बचा हुआ है वो कितना है, a माइनस एक्स। अब इस वक्त अगर हम इस अभिक्रिया के लिए दर निकालें तो अभिक्रिया का जो दर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस समय कंसंट्रेशन आपकी कितनी है। तो कंसंट्रेशन है आपकी a माइनस एक्स, इसी पर डिपेंड करेगी आपकी अभिक्रिया की दर, क्योंकि अब अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी उसके लिए तो ये जिम्मेदार है ना। तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a माइनस एक्स की। अब अभिक्रिया की दर को हम पिछली बार जब डिफाइन किए थे तो इसको dx बाई dt लिखे थे, मतलब dx बाई dt की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a माइनस एक्स के। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हम हटाएंगे तो dx बटा dt को ही हम लिख सकते हैं k ऑफ a माइनस एक्स, जहाँ पर k जो है वो क्या है, k जो है वो एक स्थिरांक है। क्या है, एक स्थिरांक है, और जिसी को ही हम क्या कहने वाले हैं, वेग स्थिरांक कहने वाले हैं। ठीक, ये क्या है, एक वेग स्थिरांक है। ठीक, ये एक टाइप का स्थिरांक है जिसे हम क्या कहने वाले हैं, वेग स्थिरांक कहने वाले हैं। साथ ही साथ जो ये समीकरण नंबर 1 है, इसी समीकरण को हम किसी अभिक्रिया का दर समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर समीकरण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी अभिक्रिया का दर समीकरण क्या होता है, तो अभिक्रिया का दर समीकरण होता है dx बाई dt इक्वल टू k ऑफ a माइनस एक्स, जहाँ a माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और k जो है वो वेग स्थिरांक है। ठीक है, वेग स्थिरांक का जो मान है वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है, तथा एक ही रिएक्शन में टेम्परेचर के इंक्रीमेंट करने पर बढ़ता या घटता रहता है। इसी वेग स्थिरांक को हम विशिष्ट स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक, तो अब हमें वेग स्थिरांक के विषय में पता चल गया। अब आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, और अगर हम सारी टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए इन टॉपिक्स का अध्ययन करिए और इनके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।